नीति शास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र का सामान्य परिचय। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इसे आचार शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। अंग्रेजी में नीति शास्त्र को एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी कहते हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से एथिक्स शब्द जो है वह ग्रीक शब्द एथिका या एथोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ रीति रिवाज एवं परंपराओं से है। इसी प्रकार मॉरल फिलॉसफी में जो मॉरल शब्द है वह लैटिन शब्द मॉरेस से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ भी रीति रिवाज से है। अतः शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नीति शास्त्र जो है इसका संबंध मानवीय समाज के रीति रिवाज एवं परंपराओं से रहा है। किंतु आधुनिक युग में नीति शास्त्र जो है केवल रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित न रहकर इसका जो क्षेत्र है ये इसने उन्नत एवं परिष्कृत विज्ञान का रूप धारण कर लिया है। नीति शास्त्र मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र से संबंधित नैतिक समस्याओं का जो है एक विस्तृत विवेचन कर इसके मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टिकोण से नीति शास्त्र के ऐतिहासिक विवेचन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि नीति शास्त्र का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज। जैसे ही मानवीय समाज का उदय हुआ, मनुष्यों के पारस्परिक सहयोग, सद्भाव एवं सामंजस्य के लिए कुछ ऐसे मूलभूत नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की आवश्यकता अनुभव हुई, जो मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का नियमन एवं मूल्यांकन कर उसे नैतिकता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। मानवीय जीवन में जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, अन्य मनुष्य की जो मानसिक वृत्तियां हैं और प्रवृत्तियां हैं, उनमें कई बार संघर्ष और टकराहट होती है। जो मानवीय ये जो वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं, इनमें होने वाले संघर्ष और टकराहट का जो है किस प्रकार निराकरण किया जाए, किस प्रकार मनुष्य को एक सुव्यवस्थित और आदर्श नैतिकमय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके, जिसमें प्रत्येक मनुष्य जो है एक कल्याणकारी जीवन का व्यापन कर सके। इसी दृष्टि से नीति शास्त्र का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज। प्रारंभ में ये जो नैतिक नियम, सिद्धांत थे, ये धीरे धीरे मानवीय समाज का अंग बनने लगे और इन्होंने ही परंपराओं और रीति रिवाजों का रूप धारण कर लिया। यही कारण है कि जब हमने शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नीति शास्त्र के शब्द का शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से विश्लेषण किया, तो इसका जो अर्थ जो है वह रीति रिवाज और परंपराओं से लिया गया। किंतु जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि आधुनिक युग के साथ साथ नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होने लगा और इसने एक जो है परिष्कृत और उन्नत विज्ञान का रूप धारण कर लिया। नीति शास्त्र विषय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे समक्ष नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि किसी मनुष्य का चरित्र जो है बहुत अच्छा है या बुरा है, तो प्रश्न ये है कि वे कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम मनुष्य के चरित्र को अच्छा या बुरा या शुभ या अशुभ कहते हैं। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि अमुक कर्म उचित या अनुचित है, प्रश्न ये है कि वह कौन सा आधार है जिसके आधार पर मनुष्य के कर्म को उचित या अनुचित कहा जा सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में कौन सा कर्म मनुष्य के लिए कर्तव्य है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाए। यहाँ जो शुभ, अशुभ, उचित,
अनुचित, कर्तव्य आदि शब्द जो आए हैं, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। और जब हम इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि राम जैसे है, राम कोई व्यक्ति है, तो हम कहते हैं कि राम का चरित्र जो है बहुत श्रेष्ठ है या शुभ है या अच्छा है। तो इस कथन को, जो इसमें शुभ, अच्छा, ये आदि जो नैतिक शब्द आए हैं, इन नैतिक शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या इन नैतिक निर्णयों को सत्य या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं। वे कौन सी विधियां हैं या वे कौन से सिद्धांत हैं या वे कौन से आदर्श हैं जिनके आधार पर मानवीय आचरण, व्यवहार, चरित्र एवं मानवीय कर्मों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है वह हमारे समक्ष जो है नैतिक निर्णयों एवं नैतिक शब्दों के अर्थ, स्वरूप और प्रमाणीकरण की समस्या और इनके समाधान को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार नीति शास्त्र जो है हमारे समक्ष यह भी प्रश्न उपस्थित करता है कि मनुष्य जो है उसके जीवन का कोई जो है मानवीय जीवन में जो है मनुष्य कोई कर्म करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। क्या मनुष्य को उसके कर्म के लिए या उसके द्वारा किए गए किसी कर्तव्य के लिए नैतिक रूप से उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं। किसी मनुष्य को उसके किसी कर्म के लिए किस सीमा तक उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मनुष्य को क्या केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही कोई कर्म करना चाहिए या उसे दूसरों के हित या कल्याण को भी दृष्टिगत रखना चाहिए या नहीं। अर्थात मनुष्य के जो समस्त कर्म या जो कर्तव्य हैं वे केवल स्वार्थ से प्रेरित होने चाहिए या उसमें परार्थ की भावना भी अंतर्निहित होनी चाहिए। जब मनुष्य के स्वार्थ और परार्थ में संघर्ष उत्पन्न हो तो मनुष्य को अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए या परार्थ को, या इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार कई बार मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में टकराहट पैदा होती है या उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। तो हमारे समक्ष ये प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत हितों की ओर उन्मुख होना चाहिए या उसे सामाजिक हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी प्रकार नीति शास्त्र हमारे समक्ष यह भी प्रश्न उपस्थित करता है कि मनुष्य के जीवन का कोई चरम लक्ष्य है या नहीं। यदि कोई मनुष्य के जीवन का चरम या परम लक्ष्य है तो उसका स्वरूप क्या है, उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये नीति शास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। अर्थात नीति शास्त्र के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन कर उनका समाधान करते हुए मानवीय जीवन के मार्गदर्शन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना की जाती है। अब हम नीति शास्त्र की जो परिभाषा जो है, जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो विभिन्न विचारकों ने दी हैं, उन्हें हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे समक्ष नीति शास्त्र का स्वरूप जो है स्पष्ट होगा। प्रसिद्ध विचारक विलियम लिली जो हैं वे नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नीति शास्त्र जो है वह मानवीय कर्मों के उचित या अनुचित होने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है। अर्थात नीति शास्त्र हमें यह बताता है कि मनुष्य के जो कर्म उचित या अनुचित होते हैं वे उनका जो मापदंड या है वे कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम मानवीय कर्मों को उचित या अनुचित कहते हैं। विलियम लिली की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत मापदंड प्रस्तुत हमारे समक्ष करता है। इसी प्रकार महान विचारक जो मैकेंजी हुए हैं उन्होंने नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नीति शास्त्र किसी विशेष लक्ष्य या प्रयोजन की व्याख्या नहीं करता, अपितु नीति शास्त्र उस परम लक्ष्य की व्याख्या करता है
जिसकी ओर मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो है उन्मुख होता है। मैकेंजी की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र जो है मानवीय जीवन के चरम लक्ष्य की व्याख्या करता है, अर्थात मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। क्या भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है? क्या भौतिक सुख सुविधाओं से परे कोई अन्य भी मानवीय जीवन का लक्ष्य है या नहीं? क्या ज्ञान जो है या जिसे हम कहेंगे कि जैसे आनंद है, ये जो हैं मानवीय जीवन के लक्ष्य हैं या नहीं? और इन लक्ष्यों का क्या स्वरूप है और इनके क्या साधन हैं, इनकी जो विस्तृत विवेचना करता है वही नीति शास्त्र का प्रमुख विषय है। इस प्रकार मैकेंजी की जो परिभाषा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र मानवीय जीवन के किसी एक विशेष लक्ष्य की व्याख्या नहीं करके उस परम लक्ष्य की व्याख्या करता है जिसकी ओर मनुष्य का संपूर्ण जीवन उन्मुख होता है, अर्थात मनुष्य का प्रत्येक कर्म जो है उसे उस परम लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है। उस परम लक्ष्य की व्याख्या ही नीति शास्त्र के द्वारा की जाती है। नीति शास्त्र के इस परम लक्ष्य को लेकर पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों में कुछ मतभेद हैं, क्योंकि जो भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा है वह मोक्ष को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हुए उसी को परम लक्ष्य स्पष्ट करता है। जबकि हम पाश्चात्य चिंतन परंपरा में देखेंगे कि कुछ विचारक जो हैं ज्ञान को, कुछ सुख को, कुछ आनंद को और कुछ उपयोगिता को, और जो कुछ हैं अंतः प्रज्ञावाद के द्वारा जो मनुष्य की इंट्यूशन की जो प्रवृत्ति है उस इंट्यूशन को जागृत करना, और कुछ जो हैं आत्मपूर्णता को मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य व्याख्यायित करेंगे। जैसे कि सुकरात है, उन्होंने ज्ञान को ही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य स्पष्ट किया है, जबकि बेंथम, मिल और सिज्विक जो हैं उपयोगितावाद के आधार पर सुख या आनंद को ही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध करते हैं। जबकि प्रसिद्ध चिंतक और विचारक इमैनुअल कांट जो हैं वह शुभ संकल्प को ही परम शुभ स्वीकार करते हैं। जबकि भारतीय दार्शनिकों में या विचारकों में इतना मतभेद नहीं है, क्योंकि अगर हम चारवाक दर्शन को निकाल दें तो लगभग समस्त भारतीय दार्शनिक जो हैं मोक्ष को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तो जैसे मैकेंजी ने स्पष्ट किया कि नीति शास्त्र जो है मानवीय जीवन के परम लक्ष्य की व्याख्या करता है। ये परम लक्ष्य जो है कुछ विचारकों ने भौतिक सुख सुविधाओं को, कुछ ने सामाजिक जीवन से संबंधित परम कल्याण को स्वीकार किया है, तो कुछ चिंतक और विचारकों ने आध्यात्मिक अनुभूति को ही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य स्वीकार किया है। जो नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत जो डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट किया है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा के मतानुसार नीति शास्त्र एक मानकीय आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष एवं व्यवस्थित विवेचन कर उनके शुभ अशुभ या उचित या अनुचित होने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है, और इन मापदंडों के आधार पर कुछ मूलभूत सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करता है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने जो नीति शास्त्र की ये परिभाषा दी है, ये जो परिभाषा है इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा के मतानुसार, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है, अधिकांश विचारक जो हैं वह ये स्वीकार करते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। प्रश्न है कि किसी विषय वस्तु को विज्ञान की संज्ञा कब दी जाती है या विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। किसी भी विषय वस्तु का निष्पक्ष, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं उससे संबंधित जब सत्य की खोज की जाती है तो ये विशेषताएं जो हैं विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता,
सत्य की खोज ये विज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और यदि हम नीति शास्त्र का विश्लेषण करें तो नीति शास्त्र में विज्ञान की ये विशेषताएं जो हैं अंतर्निहित है। नीति शास्त्र जो है मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र से संबंधित नैतिक समस्याओं एवं जो नैतिक समस्याओं के समाधान हैं उनका व्यवस्थित, क्रमबद्ध, निष्पक्ष विवेचन प्रस्तुत करता है। साथ ही वे मानवीय जीवन से संबंधित जो मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र से संबंधित जो नैतिक समस्याएं हैं उनका भी विश्लेषण करता है और इन नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। अतः नीति शास्त्र एक विज्ञान है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नीति शास्त्र एक विवरणात्मक या तथ्यात्मक विज्ञान नहीं होकर एक आदर्शमूलक विज्ञान है। विवरणात्मक एवं तथ्यात्मक विज्ञान वे विज्ञान होते हैं जो किसी विषय वस्तु का केवल वर्णन या उसका तथ्यात्मक विवेचन प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र आदि जो विषय हैं ये तथ्यात्मक या विवरणात्मक विज्ञान कहलाते हैं। इन्हें फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव साइंस की संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये अपने विषय से संबंधित विषयों का केवल तथ्यात्मक या वर्णनात्मक विवेचन करते हैं। किंतु नीति शास्त्र जो है केवल मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र से संबंधित जो नैतिक समस्याएं हैं उनका केवल तथ्यात्मक विवेचन नहीं करके उनका मूल्यांकन परक विवेचन प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन उसे कहते हैं जिसके आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि कोई कर्म किसी आदर्श के अनुरूप है या नहीं। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है वह जो है मानवीय आचरण से आचरण और व्यवहार एवं चरित्र से संबंधित जो विभिन्न नैतिक समस्याएं हैं उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उनका मूल्यांकन करता है। अर्थात वह ये प्रश्न उठाता है कि इनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, अर्थात मानवीय आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनुष्य का चरित्र है वह कैसा होना चाहिए, किस प्रकार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के चरित्र को जब हम शुभ और अशुभ कहते हैं तो वे कौन से आधार हैं जो मनुष्य के चरित्र को अशुभ बनाते हैं और वे कौन से आधार हैं जिनके आधार पे मनुष्य का चरित्र जो है श्रेष्ठ या शुभ होता है। मनुष्य के लिए कौन से कर्म करणीय या कर्तव्य हैं और कौन से कर्म हैं जो अकरणीय हैं, कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है एक तथ्यात्मक विज्ञान नहीं होकर एक आदर्शमूलक विज्ञान है जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं, क्योंकि यह जो है मानवीय नैतिक समस्याओं का मूल्यांकन परक विवेचन प्रस्तुत करता है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र मनुष्यों के केवल ऐच्छिक कर्मों का विवेचन करता है। ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है, जिन्हें मनुष्य सोच समझकर विवेक के अनुसार निर्णय लेकर जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म को हम ऐच्छिक कर्म कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य बिना किसी बाह्य दबाव के अपनी विवेक शक्ति के द्वारा कोई निर्णय या कोई कर्म करता है तो वही कर्म ऐच्छिक कर्म कहलाता है। और जब मनुष्य ऐच्छिक कर्म अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक सोच समझकर विवेक के अनुसार जब कोई कर्म करेगा तभी हम उस मनुष्य को उस कर्म के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। जिस कर्म को करने के लिए मनुष्य को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है उसके लिए हम उसे नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। कई बार विषम परिस्थितियों के कारण या किसी बाह्य दबाव के कारण मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती है तो मनुष्य को उस कर्म के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार जो है नीति शास्त्र मनुष्यों के केवल ऐच्छिक कर्मों का विवेचन करता है, अनैच्छिक कर्मों का नहीं। अनैच्छिक कर्म उन्हें कहेंगे जिन्हें करने के लिए मनुष्य को कोई स्वतंत्रता नहीं है।
या मनुष्य की जो स्वचालित क्रियाएं या गतिविधियां हैं, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे हृदय का धड़कना, पलकों का झपकना, श्वास का आना जाना, ये जो क्रियाएं हैं इन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहेंगे और नीति शास्त्र इनका अध्ययन नहीं करता। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों, यहाँ दो जो शब्द आ रहे हैं, एक तो समाज में रहने वाले यानी जो सामाजिक मनुष्य है, और एक सामान्य यानी सामान्य यानी मनुष्य जो है नॉर्मल होना चाहिए, एब नॉर्मल नहीं, अर्थात जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या पशु है या छोटे बच्चे हैं। नीति शास्त्र उनके आचरण, व्यवहार और चरित्र का मूल्यांकन नहीं करता, क्योंकि जैसे मानसिक रूप से जो विक्षिप्त मनुष्य है या पशु है या छोटा बच्चा है बहुत, तो उसमें जो है स्वतंत्रतापूर्वक ऐच्छिक कर्म करने की क्षमताएं नहीं होती हैं। वे सोच समझकर विवेक शक्ति से उनमें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने कहा है कि जो नीति शास्त्र है सामान्य मनुष्यों का, अर्थात जिनमें सामान्य विवेक शक्ति है, जिनमें कोई कर्म करने अथवा नहीं करने की, जिनको पूर्ण स्वतंत्रता होते हुए जिनमें विवेक शक्ति है, जो सोच समझकर निर्णय लेकर किसी कर्म को करते हैं, उन्हीं मनुष्यों के आचरण का नीति शास्त्र जो है मूल्यांकन करता है। साथ ही डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि नीति शास्त्र जो है समाज में रहने वाले, अर्थात जो मनुष्य सामाजिक नहीं है, नीति शास्त्र उनके आचरण और व्यवहार का मूल्यांकन नहीं करता। प्राचीन जो ग्रीक महान प्रसिद्ध विचारक हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु है। सामान्य मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में समाज की आवश्यकता होती है, और इस समाज में ही मनुष्य को पारस्परिक सद्भाव, सहयोग एवं सामंजस्य के लिए कुछ नैतिक नियमों, आदर्शों की आवश्यकता होती है। और जब मनुष्य सामाजिक जीवन जीता है तभी उसे नैतिक जीवन की आवश्यकता अनुभव होती है। यही कारण है कि डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा कहते हैं कि नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का अध्ययन करता है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा की परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के मूल्यांकन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या नीति शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन करता है? तो इसका जो जवाब है वह नकारात्मक ही है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। मानवीय आचरण, व्यवहार और चरित्र के मनुष्य के जो स्वभाव है उसमें अनेक विविधताएं हैं। इसलिए नीति शास्त्र के लिए संभव नहीं है कि वह प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के मूल्यांकन के लिए नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करे। नीति शास्त्र जो है सामान्य मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक समान परिस्थितियों में जो समान रूप से लागू हों, उस प्रकार के नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है। अर्थात नीति शास्त्र जो है किसी व्यक्ति विशेष के स्वाभाविक आचरण, व्यवहार और चरित्र के लिए मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना नहीं करके सामान्य मनुष्य के लिए जो समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर एक समान रूप से लागू हों, ऐसे नैतिक सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है, जिनका मार्गदर्शन पाकर मनुष्य अपने जीवन को जो है एक दिशा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि जो नीति शास्त्र, जो दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, इसका जो है शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका क्या अर्थ है, नीति शास्त्र जो है इसका स्वरूप क्या है, नीति शास्त्र की जो परिभाषाएं विभिन्न विचारकों ने दी हैं, उन विचारकों के मतानुसार नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। नीति शास्त्र जो है इसका शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नीति शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र जो है के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर विवेचना कीजिए। अर्थात नीति शास्त्र के स्वरूप से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका विवेचन कीजिए। विलियम लिली के मतानुसार नीति शास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र किस प्रकार मानवीय जीवन के चरम लक्ष्य की व्याख्या करता है, स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा के अनुसार नीति शास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र को आदर्शमूलक विज्ञान की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक कर्म कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों का ही अध्ययन क्यों करता है, स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए नीति शास्त्र की परिभाषा जो है उसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए नीति शास्त्र के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमने आज के व्याख्यान में स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।